नमस्कार, हिमाचल दस्तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 5,623 सीबीएसई शिक्षकों की नियुक्ति का मामला इस बार कैबिनेट में जाने वाला है और शिक्षा विभाग ने कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद सीबीएसई शिक्षकों से संबंधित फाइल सरकार को भेज दी है। वहीं कैबिनेट सब कमेटी ने भी मेरिट के आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति देने पर सहमति दे दी है। अब अगर कैबिनेट में सीबीएसई नियुक्ति मामले पर मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद हजारों की संख्या में स्कूलों से शिक्षक ट्रांसफर होंगे। हालांकि शिक्षा सचिव के आदेशों पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक तबादले को लेकर भी पूरी सूची तैयार कर दी है। खासतौर पर 158 सरकारी स्कूलों से शिक्षकों को किस तरह से शिफ्टिंग की होनी है, इस पर इन दिनों चर्चाओं का दौर निदेशालय में जारी है। आपको बता दें तो सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 158 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया है। इन स्कूलों में 5,623 सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति की योजना बनाई गई थी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया गया था, जिसमें 9,821 शिक्षकों ने भाग लिया। परीक्षा के बाद 6,684 शिक्षक मेरिट सूची में शामिल हुए थे। मौजूदा नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर सीबीएसई शिक्षकों को उनकी पसंद के स्कूल आवंटित किए जाने थे। हालांकि इस प्रक्रिया में बड़ी प्रशासनिक चुनौती सामने आई है। यदि 5,623 शिक्षकों को नए सीबीएसई स्कूलों में तैनात किया जाता है तो वर्तमान में उन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले भी करने होंगे और इसी कारण पूरी प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है। अब 20 जुलाई को होने वाली कैबिनेट में ये तय होने की उम्मीद है कि सीबीएसई स्कूलों में नियुक्तियां मेरिट, विकल्प, वरिष्ठता या किसी अन्य फार्मूले के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में दूसरा जो एजेंडा आने वाला है वो है भाखड़ा बांध से संबंधित। भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड उनके 3 प्रोजेक्टों में बकाया हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से दावेदारी करेगी और इस मामले पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। 20 जुलाई को इस मामले पर चर्चा की जाएगी और तय किया जाएगा कि राज्य सरकार नए सिरे से किस तरह का दावा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखता है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार चौकीदारों के हजारों पद भरने की तैयारी में जुट चुकी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है और प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती नियमित होगी या फिर आउटसोर्स आधार पर, इस पर सरकार जल्द अंतिम फैसला ले लेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष के बजट में सरकारी स्कूलों में चौकीदारों की नियुक्ति की घोषणा की थी। अब इसी घोषणा को अमली जामा पहनाने की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। योजना के तहत सरकारी स्कूलों में चौकीदारों की तैनाती विशेष रूप से रात्रि ड्यूटी के लिए की जाएगी ताकि स्कूल परिसर में चोरी, तोड़फोड़, आगजनी और अन्य अप्रिय घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इससे स्कूलों की संपत्ति और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हिमाचल में पहली बार सरकारी स्कूलों के लिए बड़े स्तर पर चौकीदारों के पद सृजित किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि इन पदों के माध्यम से पंचायत स्तर पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल सके और इससे स्कूलों की सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में प्री प्राइमरी के लिए अलग से टीचर की नियुक्ति नहीं होने पर इन कक्षाओं का जिम्मा भी नियमित प्राइमरी शिक्षकों को सौंपा गया है। अतिरिक्त जिम्मेवारी के इस बोझ को दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों ने अब अपने स्तर पर ही प्री प्राइमरी टीचर नियुक्त कर दिए हैं और इन्हें ये शिक्षक अपनी जेब से 2,500 से 3,000 रुपए मासिक मानदेय दे रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ ऊना का दावा है कि जिला में ही ऐसे 400 प्री प्राइमरी टीचर को नियमित शिक्षक खुद से पैसा दे रहे हैं। ऊना जिला के 5 शिक्षा खंडों के अधिकांश सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन ऐसे ही चल रहा है। संघ के अनुसार प्रदेश सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाएं तो शुरू कर दी, लेकिन इनके लिए शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए। ऐसे में पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों पर प्री प्राइमरी बच्चों की जिम्मेवारी आ गई। शिक्षकों का कहना है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा, व्यक्तिगत देखभाल और अधिक समय की आवश्यकता होती है और दूसरी कक्षाओं में पढ़ाने के साथ ये जिम्मेवारी आसान नहीं थी। इसी कारण शिक्षकों ने आपसी सहयोग से स्थानीय स्तर पर युवतियों को प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन
संचालन के लिए खुद ही रख दिया। और इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए कि सरकार व विभाग की बिना अनुमति के स्कूलों में प्री प्राइमरी टीचर रखने पर अब निदेशालय सख्त हो गया है। निदेशालय के निदेशक आशीष कोहली ने ऊना के एलिमेंट्री डिप्टी डायरेक्टर को नोटिस भेजकर मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। अब इस पूरे मामले में क्योंकि स्कूलों में कोई भी शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं या किसी को भी रखा जाता है तो इसके लिए जो है वो सरकार और विभाग की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पर जिन स्कूलों ने अपनी मर्जी से प्री प्राइमरी के टीचर रख दिए, अब उन शिक्षक, उन प्रबंधन जो स्कूल के हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होना जो है वो निश्चित है। क्योंकि इस मामले पर हमारी आशीष कोहली से बात हुई, जो कि स्कूल शिक्षा निदेशालय के निदेशक है। उन्होंने ये स्थिति स्पष्ट की है कि बिना अनुमति के अगर ऐसा स्कूलों में किया गया है तो यहाँ पर जो है वो नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो फिलहाल अभी ऊना डिस्ट्रिक्ट से ऐसे स्कूलों का ब्यौरा मांगा गया है जहां पर बिना अनुमति के प्री प्राइमरी टीचर रख दिए गए हैं। उसके बाद जो है वो आगामी इसमें कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारत स्काउट्स गाइड्स का नया नेतृत्व मिल गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कुमार कोहली को भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल के स्टेट चीफ कमिश्नर के रूप में कार्यभार दिया गया है और आशीष कोहली ने यह कार्यभार संभाल भी लिया है। बड़ी बात यह है कि अब कॉलेज प्रिंसिपल भी स्कूल शिक्षा निदेशालय के निदेशक को स्काउट एंड मामले पर रिपोर्ट करेंगे। सरकार के इस फैसले से कॉलेज व उच्च शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और इसके अलावा उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही प्रदेश में स्काउटिंग और गाइडिंग गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिला अस्पतालों और सभी 7 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है ताकि लोगों को घर द्वार के समीप ही बेहतर उपचार की सुविधा मिल सके। इन संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, ऊना और सोलन, जिला अस्पताल किन्नौर, डॉक्टर वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नाहन, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला तथा पालमपुर में 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नैदानिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिला अस्पताल नाहन और हमीरपुर, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर और सोलन तथा क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में डिजिटल मैमोग्राफी मशीनें भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 42 हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनों की खरीद प्रक्रिया भी जारी है, जिनमें से 14 मशीनें प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एम्स नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप सभी चिकित्सा उपकरणों की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के रेडियोलॉजी विभागों को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और शीघ्र ही सभी 7 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की खरीद की समीक्षा करते हुए प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने के भी निर्देश जारी किए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने के लिए बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश के 17 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके साथ ही पार्टी ने सोशल मीडिया और आईटी विभाग के प्रदेश प्रभारी की भी नियुक्ति की है। प्रदेश कार्यालय से जारी सूची के अनुसार वरिष्ठ नेताओं और अनुभवी पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेवारी सौंपी गई है ताकि संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके और आगामी अभियानों को मजबूती मिले। भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार चंबा के प्रभारी विपिन परमार और सह प्रभारी रमेश राणा, नूरपुर के प्रभारी सुरेश चंदेल, कांगड़ा के प्रभारी विक्रम ठाकुर, देहरा के प्रभारी राजेश ठाकुर, पालमपुर के प्रभारी विनोद ठाकुर, लाहौल स्पीति के प्रभारी नितिन कुमार, कुल्लू के प्रभारी बिहारी लाल शर्मा, मंडी के प्रभारी सुरेश भारद्वाज, सुंदरनगर के प्रभारी तिलक राज शर्मा, हमीरपुर के प्रभारी अमित ठाकुर, ऊना के प्रभारी शिशु भाई धर्मी, बिलासपुर के प्रभारी रश्मिधर सूद, सोलन के प्रभारी राजपाल सिंह, सिरमौर के प्रभारी डॉक्टर संजय ठाकुर, महासू के प्रभारी डॉक्टर सिकंदर कुमार और शिमला के प्रभारी सुमित शर्मा तथा किन्नौर के प्रभारी अजय राणा बनाए गए हैं और इनके साथ ही प्रत्येक जिले में सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा चेतन ब्राक्टा को पार्टी के सोशल मीडिया और आईटी विभाग का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है।
अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में जनगणना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार 16 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चले और इस एक माह के अभियान में पूरे प्रदेश में डिजिटल तकनीक के माध्यम से व्यापक स्तर पर आंकड़े एकत्र किए गए और इस चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि सेल्फ इन्यूमरेशन सुविधा रही। बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि भाजपा जन आंदोलन के नाम कांग्रेस के खिलाफ कितनी भी समितियां बना ले, लोग अब इसके किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी भाजपा लोगों का ध्यान बांटने का असफल प्रयास कर रही है। भाजपा को पहले नीट पेपर लीक व राम मंदिर से दान के हजारों करोड़ों की चोरी का अपराध कबूल करना चाहिए। विनय कुमार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जिला स्तर पर आयोजित नीट पेपर लीक व राम मंदिर चंदा लूट के विरोध प्रदर्शन सफल रहे हैं। अब दूसरे चरण में सभी ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा इस लूट का पर्दाफाश होने के बाद अब अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने डलहौजी में एक निर्माण कार्य में मामूली डेविएशन के चलते पानी का कनेक्शन काटने पर जल शक्ति विभाग के आदेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि जब मामला पहले से ही कंपाउंडिंग के लिए लंबित है तो विभाग ऐसी जल्दबाजी नहीं कर सकता। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दलील को सही माना। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक संयुक्त निरीक्षण समिति की सिफारिशों पर सक्षम अधिकारी अंतिम फैसला नहीं ले लेते तब तक पानी का कनेक्शन काटना न्याय संगत नहीं है। अदालत ने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वे संयुक्त निरीक्षण समिति की सिफारिशों पर आज से 3 सप्ताह के भीतर उचित फैसला ले। जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक याचिकाकर्ताओं के परिसर की पानी की सप्लाई नहीं काटी जाएगी। अगली खबर की बात करें तो ऊना जिले में स्थित अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के जालंधर से वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। यह स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत रीडेवलप किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस रीडेवलप पर हुए स्टेशन का एक वीडियो साझा किया है जिसमें इसकी नई झलक दिखाई गई है। स्टेशन के रूफ टॉप डिजाइन में हिमाचली संस्कृति और वास्तुकला की झलक मिलती है। प्रवेश द्वार को नया रूप दिया गया है। साथ ही सर्कुलेटिंग रोड और स्टेशन के बाहर वाहन पार्किंग की सुविधा भी विकसित की गई है और ये स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है जिनमें एयर कंडीशनड वेटिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लाउंज और लिफ्ट शामिल है। इसे पूरी तरह से दिव्यांग अनुकूल बनाया गया है। अगली खबर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 23 साल बाद कुल्लू जिला परिषद की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा समर्थित ठाकुर चंद अध्यक्ष और नीना जोशी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस जीत के साथ ही जिला परिषद कुल्लू में भाजपा का परचम भी लहरा गया है। 4 सदस्यीय जिला परिषद में भाजपा के 9, कांग्रेस के 4 और 1 निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुए थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय सदस्य विभा सिंह ने भी भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन किया और इसके चलते भाजपा के पक्ष में कुल 10 मत पड़े जबकि कांग्रेस को केवल 4 मत ही मिले हैं और इस स्पष्ट बहुमत से भाजपा ने जिला परिषद की कमान संभाल ली है। हमीरपुर जिले के भोरंज थाना क्षेत्र के बड़ेहर गांव में बीती शराब के नशे में एक बेटे ने अपने 65 वर्षीय पिता रतन चंद की बेरहमी से पिटाई कर दी जिससे उनकी मौत हो गई। पिता और बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों के शराब के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। विवाद बढ़ने पर आरोपी बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता पर मुक्कों से हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का बेटा बिजली बोर्ड में टीमैट के पद पर कार्यरत है। अगली खबर की बात करें तो मंडी जिले के बग्गी चाल चौक सड़क मार्ग पर आज सुबह एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर करीब 400 फुट गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में कार सवार पति पत्नी और उनके 2 बच्चे घायल हो गए। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई से चारों की जान बचाई जा सकी। जानकारी के अनुसार यह हादसा पिपलू के समीप हुआ। कार में सवार परिवार जिसमें नरेंद्र, उनकी पत्नी वीना और उनके 2 बच्चे देवांश व वेदांत शामिल थे। ग्राम
ग्राम बिक्रमणी से चालचौक स्थित अपने रिश्तेदारों के घर वो जा रहा था। पिपलू के पास सामने से आ रहे एक वाहन को रास्ता देते समय चालक अपना नियंत्रण जो है वो खो बैठा और जिसके परिणाम स्वरूप कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। अगली खबर की बात करें तो सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की एक महिला ने अपनी आत्महत्या का झूठा नाटक रचा। महिला ने अपनी मां को मोबाइल पर एक ऑडियो संदेश भेजा और जिसमें उसने पंजाब के घनौली में नहर में कूदने का दावा किया। पुलिस ने मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने 4 दिन तक नहर में महिला की तलाश की। जब पुलिस को महिला का कोई सुराग नहीं लगा तो इसके बाद पुलिस को शक हुआ। फिर पुलिस ने महिला के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके और सीसीटीवी खंगालकर उसका पता लगाया और उसे पंजाब के रोपड़ से सकुशल बरामद किया। बताया जा रहा है कि रोपड़ में महिला किसी पुराने परिचित के साथ रह रही थी और 35 वर्षीय महिला बद्दी के मलकू माचरा की रहने वाली है और पुलिस जांच में पता चला है कि महिला की शादी 12 साल पहले नालागढ़ के राजपुरा में हुई थी। उसके 5 बच्चे हैं और 1 सप्ताह पहले उसका पति उसे मायके छोड़कर चला गया था। इस दौरान एक पुरानी परिचित ने उससे फोन पर संपर्क किया और उसे पंजाब बुला लिया। पंजाब जाने के लिए कोई बहाना ना होने के कारण महिला ने यह सुसाइड का नाटक रचा। अगली खबर की बात करें तो कांगड़ा जिला के इंदौरा के बैरियर चौक के समीप आज सुबह एक 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक के बाजू में सिरिंज लगी होने के कारण प्रारंभिक तौर पर नशीले पदार्थ की ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। मृतक की पहचान शुभम के रूप में की गई है। इसी तरह शिमला के टूटीगंडी से लापता हुए 2 नाबालिग भाई बहन को पुलिस ने राजस्थान के गंगानगर से बरामद कर दिया है। ये दोनों बच्चे 12 जुलाई को स्कूल का बहाना बनाकर घर से निकल पड़े थे, लेकिन शाम को वापस न लौटने पर परिजनों ने थाना बालूगंज में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने बच्चों को ढूंढने के लिए विशेष टीमों का गठन किया और पंजाब, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान चलाया। तकनीकी विश्लेषण के एवं मानव स्रोतों के आधार पर पुलिस ने दोनों बच्चों का गंगानगर राजस्थान से ट्रेस आउट किया है। पुलिस दोनों बच्चों को वापस शिमला ला रही है। बच्चों से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि वो किन कारणों से घर से निकल पड़े थे और उन्हें ले जाने किस व्यक्ति का हाथ था। पुलिस ने बालूगंज थाने में अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर की बात करें तो शिमला में पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में नशे से अर्जित 2.28 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया है। आज शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी शिमला मेहर पवार ने कहा कि ये कार्रवाई थाना बालूगंज व कोटखाई के तहत की गई है। पहले मामले में बालूगंज थाने के तहत 21 अप्रैल 2026 को तारादेवी रोड पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी ऋषभ कुमार के कब्जे से 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था और इस मामले में 25 अप्रैल को जांच के दौरान आरोपी बादल को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान बैंक रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन, राजस्व अभिलेख और अन्य दस्तावेजों के विश्लेषण से पाया गया कि आरोपी ऋषभ कुमार ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से मौजा भरोई जिला शिमला में एक भूमि प्लॉट व एक कार खरीदी थी। जांच में पाया गया कि उक्त संपत्तियों का कुल मूल्य 23,23,000 है, जो कि आरोपी की वैध आय से मेल नहीं खाता व मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थी। उक्त भूमि और वाहन को पुलिस द्वारा विधि अनुसार जब्त कर लिया गया है। दूसरा मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत कोटखाई थाना के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने इस वर्ष उक्त मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 17 आरोपियों के विरुद्ध विस्तृत वित्तीय जांच अमल में लाई। जांच में यह भी स्थापित हुआ कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से 16 वाहन सोलन स्थित चोपड़ा अपार्टमेंट्स में 2 रेजिडेंशियल फ्लैट जो हरिंदर सिंह व प्रदीप कुमार द्वारा खरीदे गए थे एवं एक आवासीय भवन सहित कुल 2.05 करोड़ मूल्य की संपत्तियां अर्जित की गई थी। पुलिस द्वारा थाना बालूगंज व कोटखाई में दर्ज इन दोनों मामलों में लगभग 2.28 करोड़ मूल्य की अवैध चल एवं अचल संपत्तियां जब्त की गई है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में पिछले कई दिनों से कमजोर चल रहा मानसून फिर सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने राज्य में 5 दिन भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 4 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 18 से 23 जुलाई के दौरान मानसून के सक्रिय रहने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा 18 जुलाई को मंडी और कांगड़ा जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिले
जिले के एक दो स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है और इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 19 जुलाई को चंबा, शिमला, मंडी और कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 जुलाई को चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी और कांगड़ा जिले में एक व दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, किन्नौर व लाहौल स्पीति के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा 21 से 23 जुलाई को राज्य के मध्य पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों व उच्च पहाड़ी इलाकों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।